जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया है लामो और जबरो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो दोस्तों, लामो और जबरो ये जो लोक नृत्य हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। लामो और जबरो जो डांस हैं वो लद्दाख में होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख में इनके अतिरिक्त एक डांस और होता है, इसका नाम है सोंडोल। तो सोंडोल डांस भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सोंडोल डांस कहाँ है, तो लद्दाख में। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हिमाचल। हिमाचल के 3 डांस आप याद रखिएगा। एक नाटी बहुत आता है, जैसे किन्नौरी नाटी हो गया, कुल्लू नाटी हो गया। तो नाटी डांस जो है वो हिमाचल का है। इसके अतिरिक्त आप याद रखना झाली झाली नृत्य, तो ये भी आपका हिमाचल का है। छम बहुत पूछता है, छम मुखौटे लगा के किया जाता है डांस। छम और एक झोरा। तो नाटी, झाली, झोरा और छम कहाँ के हैं, तो वो हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। क्लियर दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 2 डांस बड़े फेमस हैं, एक है अजीलामू, ये बहुत आता है अजीलामू, और एक पोपीर। तो अजीलामू और पोपीर कहाँ के डांस हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के डांस हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था लामो और जबरो कहाँ के हैं, तो लद्दाख के डांस हैं। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, पुथांडु भारत के किस राज्य का नववर्ष त्योहार होता है। दोस्तों, पुथांडु कहाँ का त्योहार है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु का त्योहार है पुथांडु। ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में एक त्यौहार मैं आपको और बता दूं, वो है आपका पोंगल। तो पोंगल त्यौहार भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। एक पारंपरिक खेल भी है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो कहाँ होता है, तमिलनाडु में। एक त्यौहार और आप याद रखिएगा, थाईपूसम। तो थाईपूसम त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और तमिलनाडु का नया साल क्या है, वो है पुथंडू। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया केरल। केरल का नया साल क्या कहलाता है, विशु। केरल का नया साल विशु कहलाता है। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का नया साल जो है वो आपका उगादी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उगादी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नया साल उगादी है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का नया साल कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का नया साल होता है नवरेह। जम्मू कश्मीर का नया साल नवरेह होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, नवरेह कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। और आप याद रखना बेस्तु बरस। बेस्तु बरस कहाँ का नया साल है, तो बेस्तु बरस गुजरात का नया साल है। तो ये जरूर याद रखना, गुजरात का नया साल बेस्तु बरस है। प्रश्न में पूछा गया था कि पुथांडु कहाँ का नववर्ष त्योहार है, आंसर होगा तमिलनाडु का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध होयलेश्वर मंदिर किस वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। दोस्तों, होयलेश्वर मंदिर की मैं बात करूं तो ये कर्नाटक में है। और जब भी हम बात करते हैं मंदिरों की, तो कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत के जो मंदिर है ना, वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो होयलेश्वर मंदिर है ना, ये द्रविड़ प्लस नागर दोनों शैलियों का मिश्रण है। तो आप जानते हैं कि द्रविड़ और नागर शैली जो है, इसका जो मिक्सर रूप है उसको बेसर कहा जाता है। तो होयलेश्वर मंदिर बेसर शैली का उदाहरण है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है बेसर शैली। क्लियर, याद रखेंगे। चला अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2026 में चर्चा में रही पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। दोस्तों, 2026 में जो पुस्तक विक्ट्री सिटी चर्चा में थी, उसके लेखक हैं आपके सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये बहुत आती है एग्जाम में। मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी किताब है, जवाब होगा सलमान रुश्दी की किताब है। तो जरूर याद रखना, मिडनाइट चिल्ड्रन ये आपसे काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अरुंधति रॉय, इनकी सबसे फेमस किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों, केंद्रीय शुष्क
क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर शहर में है। जोधपुर, तो जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जोधपुर में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये जरूर याद रखना, सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर राजस्थान। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक 5 सालों में एक बार मनाया जाता है। यह किस तिथि को पड़ता है? दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस की मैं बात करूं तो ये 5 सालों में होता है और ये हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों ये तो विश्व सांख्यिकी दिवस था। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब होता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होता है ना, वो होता है आपका 29 जून को। 29 जून, 29 अगस्त, 29 जून, जी 29 जून को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती होती है? तो पीसी महालनोबिस की जयंती होती है। पीसी महालनोबिस की जयंती होती है और ये 29 जून को मनाते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन है, तो आप बताइएगा पीसी महालनोबिस ही भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये विश्व सांख्यिकी दिवस पूछा जा रहा है आपसे, तो जवाब होगा 20 अक्टूबर इसका सही। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या कहा गया? बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? दोस्तों बोलोमीटर की मैं बात करूं तो ये ताप को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद में बताता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो बोलोमीटर विद्युत चुम्बकीय विकिरण को बताता है। क्लियर। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापी जाती है। फेदोमीटर, इसमें सोनार प्रणाली का यूज किया जाता है समुद्री गहराई मापने में, तो फेदोमीटर है। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ध्वनि की तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान में तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम शहर में, हरियाणा में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जेनेवा। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये तीनों मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। नैरोबी की बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो आप याद रखना, वो कहाँ पर है? नैरोबी में है, नैरोबी। और ये भी आप ध्यान रखना कि जो पेरिस है, पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। तो ये आप याद रखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है, WHO, WTO और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये जेनेवा में है। हमसे प्रश्न में कहा गया था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के तीर्थंकर कौन से हैं? वो हैं आपके 23वें। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम पार्श्वनाथ है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों पार्श्वनाथ का जन्म हुआ ऑप्शन बी, वाराणसी में। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वाराणसी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा जाता है? दोस्तों आप याद रखना, भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है बनारस को। यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सांस्कृतिक राजधानी बनारस। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल किसको मिला था? दोस्तों एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रोंटगन ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, WC रोंटगन। और सबसे पहला भौतिकी का नोबेल भी इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलते हैं? तो आप बताइएगा 5+1 यानी कि 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। और ये जो शांति का नोबेल है वो कहाँ मिलता है? तो ओस्लो में मिलता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। हमसे पूछा गया है कि एक्सरे की खोज किसने की? WC रोंटगन ने की है। अगला प्रश्न, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों राइडर कप किस खेल में होता है? तो आप बताएंगे कि राइडर कप गोल्फ में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब गोल्फ। ठीक है दोस्तों, गोल्फ में ना 2 कप और होते हैं, एक वॉकर कप बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, वॉकर कप, और एक आपका आइजनहोवर ट्रॉफी। तो आइजनहोवर ट्रॉफी और वॉकर कप का संबंध किससे है? तो आप बताइएगा
वो है आपका गोल्फ से, आइजनहोवर ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं यह बता दूं, यहाँ टेनिस लिखा गया है। टेनिस में सबसे फेमस है आपका डेविस कप, इसे टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। और दूसरा है आपका उबेर कप। तो उबेर कप और टेनिस कप डेविस कप दोनों ही टेनिस में यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो, जैसे हम लिखते हैं पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप याद रखना 1 2 3 4। पोलो में कितने खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हमसे राइडर का पूछा गया था, गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप भी याद रखिएगा, गोल्फ से संबंधित होता है। और डेविस कप टेनिस के लिए होता है। अगला प्रश्न, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। और ऐसा कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण का जो पुत्र है सांब, सांब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य की 12 साल तक तपस्या की थी। ठीक है, जिसके सम्मान में ये जो मंदिर है वो स्थापित किया गया। और इस मंदिर में 24 पहिए हैं। ठीक है, 24 पहिए लगे हुए हैं। सूर्य, इसका रथ इसमें दिखाया गया है। और सूर्य के इस रथ को, जो 24 पहियों का रथ है, उसको 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, वो बंगाल की खाड़ी में है। और ये कलिंग शैली का उदाहरण है, कलिंग शैली। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो आप बताइएगा कलिंग शैली में। और ये भी मैं आपको बता दूं, 1984 में इसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल भी किया गया था। ठीक है, और इस मंदिर का दूसरा नाम क्या है, इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा। तो ये भी आप याद रखना, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। पूछा है कि निर्माण किस शासक ने करवाया, सही जवाब होगा पूर्वी गंगवंश के राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया है कलिंग शैली में। और इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा। क्वेश्चन संख्या 13 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बन रहा है आपका हैनले में। हैनले गांव है कहाँ पर, लद्दाख में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, लद्दाख में। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे कि जो भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो आप याद रखना हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, लद्दाख में। क्लियर, याद रखिएगा। और यहीं पर बनना है आपका भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क बताओ, तो आप याद रखना, एक तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और एक है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये दोनों आप याद रखना, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये दोनों आपके हिमाचल में है। अगला प्रश्न, एनीमोमीटर क्या मापने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एनीमोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये मापता है वायु का वेग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वायु का वेग मापता है। क्लियर, ऑप्शन बी। एनीमोमीटर बहुत आता है एग्जाम में, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, इसका सही जवाब क्या होगा, यह है आपका ऑप्शन बी, जेनेवा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा में है, वीपो का मुख्यालय। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रोम, रोम में ना खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये 3 मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। और मैं आपको बता दूं वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, ओपेक, इसका मुख्यालय वियना में है। क्लियर दोस्तों, हमसे प्रश्न में पूछा गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वो है आपका जेनेवा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 16, महापरिनिर्वाण मंदिर जहां भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी कहाँ स्थित है। दोस्तों भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कुशीनगर। और कुशीनगर में कौन सा स्तूप है, तो रामभर स्तूप है। तो रामभर स्तूप महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को दर्शाता है। तो ये जरूर याद रखना, रामभर स्तूप कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी वो समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने लिखी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ज्योतिराव फूले के बारे में बता दूं, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, सत्यशोधक समाज। ठीक है, शोषित वर्गों को धार्मिक और मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए, रूढ़िवादी जो सोच चली आ रही है उसको खत्म करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
और कब की थी इन्होंने, तो 1873 में की थी पुणे में, कि ज्योतिराव फूले जो है इन्होंने लिखी है पुस्तक गुलामगिरी। ठीक है, याद रखना गुलामगिरी पुस्तक, और ये मराठी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी आप याद रखना, मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई, और इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, ज्योतिराव फूले। क्लियर, याद रखेंगे। सत्य शोधक समाज बहुत आपके एग्जाम में आता है, तो 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा गया ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, इन्हें तमिलनाडु का जनक कहा जाता है, और इन्होंने तमिलनाडु में कौन सा आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था ईवी रामास्वामी के द्वारा, तो ये जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने कड़गम की स्थापना भी की थी। ठीक है, कड़गम डीएमके पार्टी के जनक भी माने जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव फूले ने लिखी है। डॉक्टर अंबेडकर लिखा गया ऑप्शन में। अंबेडकर की आत्मकथा क्या है, बेटिंग फॉर बीजा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बेटिंग फॉर बीजा किसकी आत्मकथा है, तो अंबेडकर की आत्मकथा है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों भारत में डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, करनाल हरियाणा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में डेयरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड भारत में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया था डेयरी अनुसंधान केंद्र, वो करनाल में, हरियाणा में। अगला प्रश्न, बिशप और गैम्बिट किस खेल की शब्दावली है। दोस्तों बिशप और गैम्बिट, देखो शतरंज में ना ऊंट जो होता है उसको बिशप कहा जाता है, और गैम्बिट क्या होता है, गैम्बिट एक चाल होती है। ठीक है, गैम्बिट जो है एक चाल होती है। इसमें क्या होगा कि राजा जो होता है वो एक विशेष चाल चलेगा इसमें। ठीक है, तो गैम्बिट जो है वो शतरंज में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, गैम्बिट। शतरंज में ना एक शब्दावली आपसे और पूछता है, कैसलिंग। कैसलिंग ये भी बहुत आता है आपके एग्जाम में। कैसलिंग क्या होता है, जब राजा और हाथी एक विशेष चाल चलते हैं जिससे राजा सेफ रहे, तो इसको कैसलिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि शतरंज की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो भारत में हुई है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल होता है 16 जनवरी को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, 16 जनवरी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का एक मॉक टेस्ट, 20 प्रश्नों का अभ्यास हमने किया था इसमें। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी यूपी जीके के साथ में। दोपहर को आपका यूपी जीके का सेट 15 आएगा, तो ये आप वेट कीजिएगा, 12 बजे मैं इसको अपलोड करूँगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी, तो आज शाम को ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट नहीं डालेंगे हम डालेंगे साइंस का। इसी तरह से बदल बदल के मॉक टेस्ट आएंगे, साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।